नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सीटेट पेपर 2 का यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी जिसको कहा जाता है उसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आपको मिलेगा इतिहास में क्लास 6 में अध्याय 1 है क्या कब और कहाँ कैसे। क्या कब और कहाँ कैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप सब देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा होगा। ये एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ हमने आप लोगों के सामने रखा है। क्या कब और कहाँ कैसे पहला लेसन है। इसमें दोस्तों पूरा दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ते हुए किताब को एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर इसके जो है प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। रसीदा का सवाल। एक रसीदा नाम की लड़की है, वह सवाल कर रही है। एक बार क्या हुआ, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा नाम की एक लड़की थी, वह अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने को चले क्या दिया है, वर्ष चले गए, इतने वर्ष चले क्या हुआ था, इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, पहले होना चाहिए था, क्या हुआ था, जिसमें दिया है। आगे दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे, दे रहा है कि इसमें आगे दे रहा कैसे पता लगाएं कि इतने वर्षों के पूर्व हम लोग क्या घटना घटी हुई थी। कह रहा कि कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। किसे जानकारी मिलती है, रेडियो से हमको जानकारी मिलती है कि कल कौन सी घटना घटी थी पूरे भारत में या कहीं भी देश विदेश कितनी चीज़ें हैं, और टेलीविज़न और रेडियो से प्राप्त होता है। रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह सुनने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, याद हो, जिसे कहते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। बहुत पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। इसमें दोस्तों कह रहा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनता है। इसलिए जो है इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए हर रोज़ मैं एक लेसन को पढ़ाऊँगा, आप लोग नोट बना लीजिएगा। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, यानी पहले के लोग क्या खाते थे उसके बारे में कह रहा जानकारी। जैसे कपड़े पहनते, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटकों का मतलब होता है शिकार, यानी देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा भी है शिकारियाँ या शिकार, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, अर्थात इन सब चीज़ों को हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलेगी। कैसे पता करें कह रहा, तो कह रहा शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कह रहे उसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, ठीक है, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, इन सब चीज़ों को हम जानकारी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में पता चला हमको कि कपड़े वो लोग कौन पहनते थे। इन सब चीज़ों की जानकारी हमको अतीत के बारे में पहले मतलब पढ़ना पड़ेगा, तब जानकारी मिलेगी कैसे लोग रहते थे। तो
इन लेसन का हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे है लोग कहाँ रहते थे। बाबू इसमें मैं अभी ऊपर पढ़ा कि लोग क्या शिकार करते थे, उन जो है क्या पालते थे, क्या गाना सुनते थे, कौन सी नाटक देखते थे। इन सब चीज़ों को कह रहा है कि हम अतीत के बारे में पता लगाने के लिए हमको इतिहास की पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वह सब चीज़ें हम लोग इसी में मिलेगा, इसको ध्यान से देखिए। लोग कहाँ रहते थे। अब लोग कहाँ रहते थे यहाँ बता रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ यानी नर्मदा नदी के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? नर्मदा नदी के बारे में। कई लाखों वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे यानी रहते थे। लोग कहाँ रहते थे बच्चों? नदियों के किनारे। वो नदी क्या थी? नर्मदा नदी के किनारे कह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों को विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, ठीक है, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे, नहीं इकट्ठा किया करते थे। यानी ये हमको क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन का आंसर मिला कि क्या खाते थे। पहली बात तो कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको कि कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और क्या खाते थे? वहाँ पर संग्रह की गई, जंगलों से संग्रह की गई, इकट्ठा की गई फलों को खाते थे। उनके फलों का भोजन के लिए जड़ों, फूलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का ये जो खाने में प्रयोग करते थे। वे जानवरों का खेत यानी शिकार भी करते थे। जानवरों का वो क्या करते थे? शिकार करते थे। किसका शिकार? जानवरों का। ठीक है, वे दोस्तों जानवरों का शिकार भी करते थे और उसको क्या करते थे? शिकार करके उसको भोजन के प्रयोग में लेते थे। ठीक है, इसको हमको जानकारी मिल गई कि लोग पहले नर्मदा नदी के किनारे, कई लाखों वर्ष की बात है कि लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और जंगलों से इकट्ठा की गई कंद मतलब फल फूल जो है उसी का वो लोग भोजन में प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे दे रहा है आपके सामने कि आगे दोस्तों है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। आगे देखो दे रहा है यहाँ, अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब तुम कह रहा है सुलेमान के क्या करो? अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। कितने वर्ष? 8000 वर्ष पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 8000 वर्ष पूर्व जो थे स्त्री पुरुष जो थे, जो स्त्री पुरुष के ने गेहूँ जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। कितने वर्ष पूर्व? 8 वर्ष पूर्व। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों ये कहाँ था? उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरधर पहाड़ी। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों पर ऐसा पाया गया था। फिर कह रहा है कि उन्होंने भेड़ बकरी गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियाँ का पता लगाया। कह रहे गारो, देखो यहाँ दे रहा लाला। ठीक है, यहाँ देखो दे रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाया। वे कुछ अन्य क्षेत्रों में जहाँ कृषि का विकास, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। विंध्य के क्या थे? उत्तर में थे। ठीक, विंध्य के उत्तर में चावल का सबसे पहले उपजाया गया था। ठीक, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाया गया। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, जरूर से जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य
पहाड़ियाँ का पता लगाया गया। ठीक है, और लला 8,000 वर्ष पूर्व स्त्रियों और पुरुषों ने जौ और गेहूँ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है उसको देख लेते हैं। आगे दे रहा है कि मानचित्र पर सिंध तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। जब एक बड़ी नदी जो लाला मिल जाती है उसको सहायक नदी कहा जाता है। कह रहा है कि इसमें 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले यानी बसे हुए थे। नदियों के किनारे बसने का कारण ये था दोस्तों, क्योंकि पानी पीने में लोगों को पानी पीने में सुविधा होती थी। अगर पशु पालते थे तो वहाँ पर जो है नहाने में, ठीक, पानी पिलाने में सुविधा मिलती थी, इसलिए लोग क्या करते थे, नदियों किनारे बसते थे। ठीक है, यही कारण था नदियों किनारे बसने का। फिर कह रहा है नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों किनारे तथा समुद्र तटीवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाया। गंगा की सहायक नदी क्या नाम था? सोन था। इसको ध्यान दीजिएगा, गंगा की सहायक नदी क्या नाम था? सोन नदी। ठीक है, ये भी मूल मिल गया हमको कि गंगा की सहायक नदी क्या नाम है? सोन नदी। ठीक है, इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे भैया आगे दिया हुआ है, आगे गंगा तथा सहायक नदी सोन का पता लगाया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा उनके लिए क्या थी? उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग क्या करते थे? कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए सेनाएं इसलिए अतिरिक्त व्यापारी कभी कबीलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ क्या करते थे? आवागमन करते थे। ठीक है, कह रहे हैं कि फिर जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए जाया करते थे, यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ये क्वेश्चन मिला कि लोग एक दूसरे के विचार कैसे जाने? ये यात्रा करने की वजह से एक दूसरे के विचारों को उन लोगों ने जाना। ठीक है, करा आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध रखा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। आगे दोस्तों दिया है, किया गया कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में
एक दूसरे के विचारों को अपना रहे हैं। देश के नाम हमारा कैसे पड़ा उसके बारे में बता रहा है। हमारे देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। ठीक, सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदास कहा। सिंध को क्या कहा? हिंदास कहा, अथवा इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित पूर्व भूमि प्रदेश के इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत और आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये कितने वर्ष? 300 वर्ष पुरानी बात है। 300 वर्ष पुरानी बात है। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे क्या मिला हम लोगों को? आगे हम लोगों को मिला, उसको देख लेते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएँ, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं और कई प्राकृतिक और तमिल में भी मिलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। ठीक है, आगे लाला, इस अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की जाती थी, यानी लिखी जाती थी। कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण किया, मतलब उस पर बच्चों खोद करके, पत्थरों पर खोद करके क्या करते थे? बनाते थे, करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। कुछ जो है अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों को विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा कर सकते थे। कर सकते थे। उसके लिए सब कुछ लिखवाया गया था, खुद करके लिखवाए थे। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आगे मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा, तभी